हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं कंठगत रोगों के बारे में। लेकिन कंठगत रोग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसकी एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले कंठ के अंदर हम पढ़ेंगे लैरिंक्स की एनाटॉमी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस में है तो एक बार टॉपिक आपको रीड तो करना ही है। तो बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लैरिंक्स की। लैरिंक्स को हम क्या है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। कुछ नई चीज़ें कुछ नहीं है, आप जानते हो सब पहले से ही। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। और लैरिंक्स कहाँ प्रेजेंट होगा? नेक में। नेक में प्रेजेंट ये ऑर्गन किस किस के? लैरिंक्स का काम क्या है? ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करता है। किससे? अगेंस्ट फूड एस्पिरेशन। जब भी खाना निगलते हैं तो फूड जो है वो ट्रेकिया में ना जाए, उसमें भी कौन हेल्प करेगा? लैरिंक्स करेगा। तो तीन इसके मेन काम हो गए। ये वॉइस वॉल्यूम व पिच को मेंटेन, जैसे हाई पिच लो पिच है, किस तरीके की वॉइस रहेगी, उसको सबको मेंटेन करने का काम करेगा। इसमें वोकल और लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, फोनेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर लैरिंक्स जो होता है वो एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होगा एट द लेवल ऑफ, ये याद रखना है आपको, C3 to C6 के लेवल पर ये प्रेजेंट रहेगा। ये जो है फेरिंग्स के इंफीरियर पार्ट यानी कि हाइपोफेरिंग्स को, फेरिंग्स का जो लास्ट पार्ट है उसको ट्रैकिया से कनेक्ट करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये रहा, मान लो फेरिंग्स, फिर यहाँ पे आएगा लैरिंग्स और ये रहा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक हो गई, जोड़ने वाला जो हो गया, वो कौन हो गया? लैरिंग्स। उन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट रहेगा। लैरिंजियल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसमें से 3 तो पेयर्ड कार्टिलेज होती है, यानी कि दो दो प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल ये तो हो गई 6, और 3 कार्टिलेज होती है अनपेयर, यानी कि टोटल 9 कार्टिलेज से लैरिंक्स बना होता है। जो पेयर्ड कार्टिलेज होती है उनके कौन कौन से नाम है? रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। और अनपेयर कार्टिलेज कौन कौन सी रहेंगी? थायराइड, सिंगल कार्टिलेज, क्रिकोइड सिंगल होती है, और एपिग्लोटिस ये भी कौन सी है? सिंगल ही है, यानी कि पेयर में प्रेजेंट नहीं होती। तो 3 पेयर 3 अनपेयर, इस तरीके से टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं लैरिंक्स फ्रेमवर्क में। लैरिंक्स जो है वर्टिकली एक्सटेंड करता है फ्रॉम द टिप ऑफ द एपिग्लोटिस टू इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। कहाँ से जाएगा? एपिग्लोटिस के टिप से लेके और जो इंफीरियर बॉर्डर है क्रिकॉइड कार्टिलेज का, उस तक ये रन करता है। थायराइड जो कार्टिलेज होती है, ये जो मेल्स के अंदर स्पेशली जो उभरा हुआ पार्ट दिखता है नेक के अंदर, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। वो किसका बना है? थायराइड कार्टिलेज का। और मेल में ये ज्यादा लार्जर होता है, इसीलिए क्लियरली विजिबल होता है बाहर से, फीमेल के कंपैरिजन में। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है कौन सी कार्टिलेज से बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज की बनी रहेगी, और रिंग शेप की होती है, इस शेप की होती है, इस तरीके से होती है। क्रिकॉइड कार्टिलेज रिंग शेप की होती है, जो कि लैरिंक्स की इंफीरियर वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो जो अनपेयर्ड क्रिकॉइड कार्टिलेजेस, ये लैरिंक्स फ्रेमवर्क में कौन सा हिस्सा बनाती है? इंफीरियर वॉल, ठीक है। और ट्रैकिया के टॉप से ये अटैच रहती है। एपिग्लोटिस की बात करें तो ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना रहेगा, स्पून शेप का होता है, बिल्कुल इस तरीके से स्पून शेप का दिखाई देता है, ठीक है, स्पून शेप का होता है। और जब भी खाना निगलते हैं तो लैरिंग्स में फूड को जाने से रोकने का, अगर लैरिंग्स के अंदर मेन बात करें तो वो एपिग्लोटिस है, जो फूड की एंट्री को ट्रैकिया में प्रिवेंट करने से रोकता है। पेयर्ड कार्टिलेज में आती है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ये पेयर्ड रहती है और वोकल कॉर्ड की पोजीशन व टेंशन को मेंटेन करने का काम करती है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज की बनी रहेगी, हॉर्न शेप की होती है, इस तरीके से हॉर्न शेप की होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो है रेटिनॉइड कार्टिलेज के अपेक्स पार्ट पर प्रेजेंट होती है। फिर लास्ट बचती है क्यूनिफॉर्म पेयर्ड, तो ये क्लब शेप की होती है और पीस ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये कॉर्निकुलेट करती है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के एंटीरियर में प्रेजेंट रहती है। तो इतना डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से केवल नाम सफिशिएंट है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है।
थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ देना। मसल्स की बात करें तो दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं लैरिंग्स के अंदर, एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल। ठीक है, एक्सट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक मसल है वो क्या करती है, ये मसल लैरिंग्स की सराउंडिंग, लैरिंग्स को जो है आसपास के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने का काम करती है, और इसमें दो रहती है मेन, एलिवेटर मसल्स जो एलिवेट करने का काम करेंगी, और दूसरी रहती है डिप्रेसर। ठीक है, डिप्रेसर में होती है स्टेर्नोहायोइड और स्टेर्नोथायरॉइड और ओमोहायोइड। ठीक है, और एलिवेटर्स में थायरोहायरॉइड, स्टेफाइलो हाइग्नस और पेलेटो फायोहाइग्नस। ठीक है, नाम याद मत रखना, कोई नहीं पूछेगा, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ देना। इंट्रिंसिक में जो होती हैं वो क्रिकोथायरॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एमाइटिनॉइड एरेटिनॉइड सॉरी, और लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड, और फिर होगी वोकैलिस हो गई, थायरो एरेटिनॉइड। छोड़ देना, दो चार नाम याद करके छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, फालतू में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स के जॉइंट की बात करें तो जो कार्टिलेज है वो आपस में जॉइंट बनाएंगी। एक जॉइंट बनेगा क्रिकोथायरॉइड का, ठीक है, एक बनेगा क्रिको रेटिनॉइड जॉइंट, जो कि दो तरीके का होगा, रोटेटरी और ग्लाइडिंग। रोटेटरी होने से क्या रहेगा कि जो वोकल कॉर्ड है उनका एब्डक्शन और एडक्शन में हेल्प करता है ये क्रिको रेटिनॉइड जॉइंट। और जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो ग्लोटिस की पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लोटिस की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करने का काम करता है। कैविटी की बात करें तो लैरिंजियल जो कैविटी है वो लैरिंजियल इनलेट से शुरू होकर के कम्युनिकेट विद द फेरिंग्स एंड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। लैरिंजियल इनलेट से शुरू होती है लैरिंजियल कैविटी, और कहाँ कैसे कम्युनिकेट करती है, फेरिंग्स से शुरू होकर के, और जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके लोअर बॉर्डर तक जो पूरा पार्ट होता है वो लैरिंजियल कैविटी का पार्ट रहता है। लैरिंजियल इनलेट में कौन कौन आता है, सुपीरियरली तो एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सुपीरियर जो लैरिंजियल इनलेट है वो एपिग्लोटिस के फ्री एजिस से सुपीरियरली बाउंड रहेगा। यहाँ पे तो हो गया एपिग्लोटिस, दोनों तरफ एरी एपिग्लोटिक फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पोस्टीरियरली ये इनलेट बाउंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन बिटवीन टू रेटिनॉइड कार्टिलेज। तो पोस्टीरियरली तो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेटरली एरी एपिग्लोटिक फोल्ड से बाउंड रहता है, और सुपीरियरली जो रहता है ये एपिग्लोटिक से बाउंड रहता है। लैरिंजियल कंपार्टमेंट में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स जो होता है थ्री कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है, ग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस, सबग्लोटिस। ग्लोटिस यानी कि जिसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, सुप्राग्लोटिस जो कि हायोइड बोन से शुरू होकर के सुपीरियरी ग्लोटिस तक जो है जाता है, वो हो गया सुप्राग्लोटिस। और सब ग्लोटिस जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लोटिस से शुरू होकर के इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड तक जाता है। तो ये तीन कंपार्टमेंट होते हैं लैरिंजियल कंपार्टमेंट, जिसमें ग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस, सबग्लोटिस तीन चीजें आती हैं। फिर बात करें वोकल कॉर्ड की, तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो फाइब्रोइलास्टिक बैंड होते हैं, जो कि कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, थायराइड के एंगल से शुरू करके, थायराइड कार्टिलेज से शुरू होकर के, और जो वो एरेटिनॉइड पर वोकल प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं वहां तक ये रन करते हैं। दो तरीके के वोकल कॉर्ड होते हैं, एक ट्रू होते हैं, एक फॉल्स होते हैं। ट्रू जो होते हैं वो दो होते हैं, पर्ली व्हाइट कलर के होते हैं, शार्प बैंड होते हैं, जो कि मिडल थायराइड एंगल से एक्सटेंड होकर के एरेटिनॉइड के वोकल प्रोसेस तक जाते हैं। ठीक है ना, तो ट्रू वोकल कॉर्ड जो है दो पर्ली व्हाइट कलर के होंगे वो ट्रू होंगे, और मिडल थायराइड से शुरू होकर के एरेटिनॉइड के वोकल प्रोसेस तक जाते हैं। प्रत्येक वोकल कॉर्ड जो होता है वोकल लिगामेंट से बना होता है। वोकल कॉर्ड किसका बना रहेगा, वोकल लिगामेंट का बना रहेगा। फिर उसके बाद देखें तो फॉल्स वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वेस्टिबुलर फोल्ड के बने होते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं ये दोनों, जिसमें एक होता है रिमा वेस्टिबुलाई, दूसरा होता है रिमा ग्लोटाइटिस। ठीक है, तो ये जो होता है वेस्टिबुलर बोन के बीच का स्पेस होता है, केवल इस तरीके का कॉर्ड दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। और जो
ग्लोटिडिस है वो जो होता है वो वोकल कॉर्ड के बीच का स्पेस होता है, छोड़ देना, केवल नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो होती है सुपीरियरली एंड इंफीरियरली, ये लैरिंजियल आर्टरी जो सुपीरियर और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरीज को सप्लाई करती है। फिजियोलॉजी की बात करें लैरिंग्स की, ये अभी तक तो एनाटॉमी थी। फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला काम है लोअर रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जब भी खाना निगलते हैं तो टंग के बैकवर्ड खाना निगलते हैं तो टंग पीछे की ओर जाती है, बैकवर्ड मोशन से क्या होता है एपीग्लोटिस और एपीग्लोटिस और जो है वो ग्लोटिस के ऊपर आकर के उसकी ओपनिंग को कवर कर लेता है, जिससे जो फूड मटेरियल है वो ट्रेकिया में नहीं जा पाता। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा है जनरेशन ऑफ साउंड। लैरिंग्स में साउंड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे पिच का वॉल्यूम का मैनिपुलेशन होता है, जिस भी हाई पिच लो पिच सबका मैनिपुलेशन भी लैरिंग्स के अंदर ही होगा। फोनेशन, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं जिससे साउंड प्रोडक्शन होता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि एयर फ्लो को लंग्स तक पहुंचाते हैं लैरिंग्स के थ्रू, और चेस्ट फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट लैरिंग्स वाला पार्ट। उसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स की एनाटॉमी की। फेरिंग्स जो है वो दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट एंड डाइजेस्टिव ट्यूब, दोनों का पार्ट है। ये नेजल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट होगा और ईसोफेगस और लैरिंग्स का सुपीरियर बॉर्डर ईसोफेगस व लैरिंग्स के सुपीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट रहता है। जो ह्यूमन की जो फेरिंग्स होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, 3 हिस्से में, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी में, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। डायमेंशन की बात करें तो फेरिंग्स 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। विड्थ की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर का अपर पार्ट होता है, मिडल पार्ट नैरो रहता है और लोअर एंड जो होता है नैरोएस्ट होता है। ठीक है, जो कि जीआईटी को कंटिन्यू करता है। सबसे पहले आती है इसके अंदर नेजोफेरिंग्स। नैरोफेरिंग्स जो है बेस ऑफ स्कल से अपर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड करता है। तो नैरोफेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक है? स्कल के बेस से लेकर के सॉफ्ट पैलेट के अपर सरफेस तक प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 5 जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। नैरोफेरेंजियल टॉन्सिल्स जिनको एडिनॉइड्स कहते हैं, जिसमें हम आगे एक डिजीज कंठशालुक भी पढ़ेंगे, तो इन्हें नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं। ये लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं और नेजोफेरिंग्स की रूफ व पोस्टीरियर वॉल के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होते हैं। 6 साल तक इनकी ग्रोथ होती रहती है, उसके बाद ये धीरे धीरे इनकी एट्रोफी शुरू हो जाती है और 20 साल की एज के बाद ये कम्प्लीटली जो है डिसअपियर हो जाते हैं। फिर आते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ये जो होते हैं ये सब एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्ट है जो कि ट्यूबल एक सेकेंड जो कि ट्यूबल एलिवेशन पर सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये जो ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं ये ट्यूबल एलिवेशन पर सिचुएटेड रहेंगे और ये एडिनॉइड टिश्यू के साथ कंटिन्यू करते हैं तथा इन्हें वाल्डेयर्स रिंग का पार्ट माना जाता है। ठीक है, फिर आता है रैथकेज पाउच। ये एडिनॉइड्स के ऊपर एक डिम्पल, एक गड्ढा जैसा प्रेजेंट होता है, क्लिनिकली प्रेजेंट होता है। तो रैथकेज पाउच आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। रैथकेज पाउच क्या होते हैं? एडिनॉइड्स के ऊपर एक क्लिनिकली प्रेजेंट एक डिम्पल होता है जिसको रैथकेज पाउच कहते हैं और ये वक्कल म्यूकोजल इन्वेशन का रेमिनिसेंट है। अब ये नहीं मिलता है, अवशेष कह सकते हैं इसको हम। फिर आते हैं पेसेवेसेंस रिज। ये जो होती है पैलेटो फेरेंजियस फाइबर से निकले रहते हैं और ये जो पेसेवेंस रिज जो होते हैं वो म्यूकोजल रिजेस होते हैं जो कि नेजोफेरिंग्स की पोस्टीरियर व लेटरल वॉल को क्या करते हैं? एनसर्कल करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेनी। ये बेस ऑफ स्कल व सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के अपर बॉर्डर के बीच के स्पेस को हम, ये पूछा जा सकता है आपसे, साइनस मॉर्गेनी क्या होता है? बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो मसल है उसके बीच का जो स्पेस कहलाता है उसको हम साइनस मॉर्गेनी कहते हैं। इसके अंदर यूस्ट्रेकियन ट्यूब, लिवेटर वैली पैलेटेनाई मसल्स, टेंसर वैली पैलेटेनाई मसल्स
वो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जो होती हैं सबकी ओपनिंग साइनस मॉर्गेनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये था कंप्लीट नेसोफेरिंक्स। उसके बाद आता है ओरोफेरिंक्स। ओरल कैविटी के बिहाइंड लाई करता है ये, और यूवुला से हायोइड बोन तक का जो पार्ट होता है उसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। इसके अंदर वाल्डेयर्स रिंग प्रेजेंट होती है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वाल्डेयर्स रिंग, 2 मार्क्स में बहुत बार आई है। तो पूरी एनाटॉमी 15 मिनट तक जो पढ़ा सब बकवास है, केवल क्वेश्चन ये आता है वाल्डेयर्स रिंग का। ठीक है, तो जो वाल्डेयर्स जो रिंग है ये लिम्फ इस तरीके की एक रिंग शेप में प्रेजेंट होती है, लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है। फेरिंग्स में सब एपिथेलियल लेयर के साथ ही कंटिन्यू करती है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, वाल्डेयर्स रिंग में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो जो नैरो फेरेंजियल टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पूरी रिंग पे। यानी कि एक तरफ नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स हो गए, फिर पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए, फिर लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गए, फिर ट्यूबल टॉन्सिल्स हो गए, फिर आता है लेटरल फेरेंजियल बैंड या नोड्यूल इन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये सारे मिलकर एक रिंग शेप में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया वॉल्डेयर्स रिंग। तो ध्यान रखना है वॉल्डेयर्स रिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। फिर आती है लेरिंगो फेरिंग्स। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट है, कॉर्डल पार्ट है, और ये हायोइड बोन की बॉडी से शुरू होकर के पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल तक कंटिन्यू करता है। इसके अंदर भी 3 मेजर साइट्स होती हैं। पहली आती है पायरिफॉर्म साइनस, ये फेरिंगो एपिग्लोटिक फोल्ड टू अपर एंड ऑफ ईसोफेगस तक कंटिन्यू करता है। फिर आती है पोस्ट क्रिकोइड एरिया, ये क्रिकोइड लेमिना पे प्रेजेंट होता है। और प्लम्बर विजन जो सिंथेटिक की कॉमन जो साइट होती है सिंड्रोम की, प्लम्बर विजन सिंड्रोम की जो कॉमन साइट होती है वो होती है पोस्ट क्रिकोइड एरिया। फिर आती है, मत पढ़ना इतना, नहीं पूछेगा कोई भी, फिर आता है पोस्ट फेरेंजियल वॉल, ये हायोइड से क्रिकोइड तक एक्सटेंड करती है। इसके अंदर भी 3 मसल प्रेजेंट होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर इंफीरियर, फिर मीडियली सुपीरियरी और स्टाइलोफेरेंजियस। ठीक है, स्पेस की बात करें, स्पेस ऑफ फेरिंग्स में रेट्रोफेरेंजियल स्पेस और पैराफेरेंजियल स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जो बिहाइंड फेरिंग्स के जो स्पेस होता है उसको रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, और जो फेरिंग्स की साइड में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको पैराफेरेंजियल स्पेस कहते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर और होता है क्लियन डेसिसेंस कहते हैं, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स में लोकली लोकेटेड रहता है, और यह मसल की सिंगल शीट होती है। इसका वीक पार्ट वोकल फोल्ड के नीचे लाई करता है। इसे गेटवे ऑफ टीयर्स कहते हैं, यानी कि आंसुओं का गेटवे कहते हैं इसको। ईसोफेगोस्कोपी के दौरान यहाँ परफोरेशन होने का चांस रहता है, हो ही सकता है क्योंकि मसल की सिंगल शीट है ये। फेरेंजियल पाउच के केस में क्लियन डेसिसेंस इज ऑल्सो द साइट ऑफ हर्निएशन ऑफ फेरेंजियल म्यूकोसा। कई बार आपने सुना होगा कि फेरेंस का हर्निया हो गया तो वो इसी पार्ट में से हर्निएशन होता है। बाकी ये पूरा बकवास था, केवल एक ही काम की चीज़ है वो है वॉल्डेयर्स रिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी आपसे ना तो कभी पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा। तो एक बार बस ऐसे ही वीडियो सुन के छोड़ दीजिएगा, बाकी एग्जाम से पहले एक बार आंखों से निकाल दीजिएगा जिससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम रोगों में कंटिन्यू करते हैं, कंठगत रोगों में।